हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो हमने परमाणु के बारे में आपने कहीं कहीं नाम सुना होगा, अपन पदार्थ के बारे में पढ़ा ही होगा ना पहले चैप्टर में। 9th क्लास पढ़ रहे हो अभी, तो मतलब अभी बहुत तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, समझे आप। तो तीसरे स्टार्ट करने से पहले हमने परमाणु एवं अणु के बारे में आज पढ़ना है। तो परमाणु हम किसे बोलेंगे, परमाणु हम कैसे बोलेंगे परमाणु है। जैसे आप अभी नोटबुक आपके हाथ में नोट्स बना रहे हो आप, है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके हाथ में पेन है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर पेन है, तो आपके हाथ में भी पेन होगा। जो पेन है वो एक क्या है, बोल सकते पदार्थ। कोई भी पदार्थ हो जिसे हम आंखों से देख सकते हैं उसे पदार्थ बोलते हैं। अब हमें यह बताना है कि जो पदार्थ है वो पदार्थ किससे बना है। हम ऐसी कोई वस्तु जो आंखों से देख सकते, सबसे छोटा से छोटा कण ले ले, जैसे इतना बड़ा है, इसको हम काट दे अगर थोड़ा ऊपर से, इतना मई कर दे सिर्फ हम आंख से देख ही सकते, जैसे रेत का कण। अब रेत के कण को मिट्टी का कण होता है ना। अगर आप राजस्थान से हो, राजस्थान जैसलमेर, तो आप रेत की, और भी आप ऐसे नहीं बोलता, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन रेत जो होती है सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में, आप देखना तो उस रेत के कण देखोगे ना आप, छोटे छोटे कण, उस कण के वो भी बहुत बड़ा है, समझे आप। रेत का कण उसे हम पदार्थ बोलेंगे। अब रेत के कण है ना, उसे पदार्थ बोलेंगे। वो जो रेत का कण है ना, सबसे छोटा से छोटा, उस कण में भी, वो कण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कैसे, समझ नहीं आया। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है वो, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, हम अपने आंखों से देख ही नहीं सकते। अरे हम अपने आंखों से क्या, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। तो सर आपके विचार में जरूर ये आएगा, सर हम आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब कण है ही नहीं, देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ये सर कैसे, हमें क्या इनकी से देखो, हमें जानने की आवश्यकता होती है। हमारे साइंटिस्टों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे ना पुराने, वो सोचते थे हम पृथ्वी पर आए हैं ना, किस लिए आए। तो उन्होंने उन्होंने भी हमारे बहुत सारे योगदान, जो हमारे जैसे बोलते दार्शनिक बोलते थे, उनका भी इस फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उन्होंने नहीं करा, इसी कारण अब साइंटिस्ट ने वो भी दी है। तो खैर वही बात नहीं, साइंटिस्ट है ना, वो बताते हैं जो छोटे छोटे कण है ना, उसमें भी छोटे छोटे कण परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख ही नहीं सकते, समझे आप। तो सर किसी के मन में ऐसा विचार आया है, सर हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं सर। अगर आपके मन में ऐसा आया है हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये क्यों बिना फालतू सर पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, हमें क्या अगर ऐसा मन में आया है तो आपके मन में साइंस की रुचि नहीं है। अगर आपकी साइंस की रुचि है तो आप ये सोचोगे कि यार ये जो ये एक पदार्थ है, इसको मैं छोटे से छोटा देखूं तो क्या नजर आएगा मुझे। फिर बाद में भी कोई पदार्थ का अस्तित्व कैसे होता है, ये भी अगर ये विचार आपके मन में आया, या फिर ये आया होगा कि यार ये दुनिया किस लिए चलती है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। हम ऐसा सोच सकते हैं, हमारी सोचने की क्षमता है क्या हमारी तरह, और जैसे इस पृथ्वी पर और बहुत सारे संजीव है, क्या वो भी हमारी तरह सोच पाते। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है तो आप साइंस के बच्चे, आओ नहीं आओ, लेकिन हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है। कोई भी बोलते हैं सर हम क्यों ऐसा पढ़ाते हो, तो उनके लिए जवाब था, ठीक है। तो हम परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि परमाणु होता क्या है। तो परमाणु एक सबसे छोटा छोटा कणों से मिलकर बना होता है। वो भी परमाणु भी अलग अलग प्रकार के परमाणु है, बहुत सारे परमाणु है। कोई समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, कुछ में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में, अलग अलग परमाणु आपस में मिल जाते हैं। तो आपको ये मेरे कहने का ये पता जरूर होना चाहिए, कोई भी पदार्थ होता है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो कण भी छोटे छोटे, आखिर में अंत में पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, जिसे और आगे नहीं, सरलतम रूप क्या है, तत्व है। अब तत्वों का वो एक सूक्ष्मतम भाग, तत्व को भी आगे हम फर्दर बांट दे,
समझ में आए? तत्वों का सरलतम रूप है, लेकिन जो तत्वों में रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक या रासायनिक गुणधर्म को परिवर्तित, मतलब वो एक परमाणु होता है। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे हम, समझे हम? परमाणु मतलब, परमाणु पढ़ने से पहले आप एक चीज ये देख लेना, मतलब जो परमाणु है ना, ये जैसे आपने ये पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो ये परमाणु क्रमांक है, इस पार्ट के अंदर रासायनिक अभिक्रिया जो होगी ना, उसके द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको परमाणु क्रमांक याद होगी ना, आप उस आधार पर परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। ये एक ट्रिक है, ये एक परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। ये भी आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो मतलब ये मैं अभी आपको 15 नाम लिखूंगा जो आपको याद करने मस्ट है। 30 याद होने चाहिए, लेकिन 15 तो आपको होने ही चाहिए, समझे आप? तो आपको ये याद करने हैं। मैं अभी आपको लिखूंगा, वो आपको 10 बार रफ कॉपी में लिखने हैं। जो मैं अभी आपको नाम लिखा रहा हूँ ना, जैसे पहले लिखूंगा आपको हाइड्रोजन, उसके बाद लिखूंगा हीलियम, उसके बाद लिखूंगा लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केनियम, जगह भी वो जो भी है, ये इतने नाम आपको याद होने चाहिए। स्केनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोम, ये सब फिर बाद में है। तो हम देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, उसके बाद लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान न लिखकर परमाणु का नाम, परमाणु का प्रत्येक भी लिखना आपको याद आना चाहिए। परमाणु प्रत्येक, फिर परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक के रूप में देखूं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आपको याद करना साथ साथ, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है हीलियम, उसके बाद क्या लिथियम, लिथियम के बाद क्या है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरॉन, बोरॉन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
परमाणु प्रतीक अब देखें, हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, समझे आप। हीलियम को, लिथियम को Li, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, पहले आपको ये याद हो गया है ना, तो फिर बाद में बताओ आप। वीडियो सही आ रहा है? अगर आपको ये याद हो गया है ना, तो फिर बाद में हम आगे देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान। चलो, आपको ये याद होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान आपको याद करने हैं। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कलो, ये आगे कोई मतलब आपको अभी 15, हमारे 15 आपको याद करना जरूरी है। देखो, आपको अगर मेरी तरह आपको याद होने चाहिए, ये याद कम हो, आपको मेरे हिसाब से याद है, आपको याद है। अगर आप याद नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, 15 ये हो गए। तो अब हम देखो, डबल करना है हमें, इसमें परमाणु द्रव्यमान में डबल करना है। अब डबल किस में नहीं करना है, कुछ एक्सेप्शन भी है, हर में डबल नहीं होगा, लेकिन लगभग केस में डबल होगा, लगभग। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, इंटू 2 से कर देना है। इनका मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2। यदि मैं हीलियम का बोलूं तो परमाणु क्रमांक कितने पर आता है, 2 पर, तो परमाणु क्रमांक 2 पर है, लेकिन इसका द्रव्यमान 4 हो जाएगा। लिथियम 3 पर आता है, 3 का डबल 6 होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका मतलब 7 होता है द्रव्यमान। समझे आप? कुछ आपको याद करना है ऐसे ना, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको डबल करना है, डबल वाले पहले बता देता हूँ, या फिर हम देखते हैं मतलब क्या होता है। आप एक्सेप्शन करना, आप पूरा आपको लगेगा सर यार क्या 3 पार्ट ऐसे ही हो, मतलब याद करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन का 1 का डबल 2, 1 का इंटू 2 हो जाएगा। हीलियम का 4 हो जाएगा। लिथियम का फिर बाद लिखते हैं। बेरिलियम का कितना होगा, 8। बोरॉन का 10, कार्बन का 12, क्योंकि 6 इंटू 2। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, तो 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 8 इंटू 2 16। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, 18, 9 इंटू 2। नियॉन का कितना होता है, 10, तो इसका क्या होगा, सोडियम का कितना होता है, 23। नियॉन का कितना होता है, आप मुझे बताना, ये सही है या गलत है। मैग्नीशियम का 26। एल्यूमिनियम का कितना होगा, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना 13 होता है, लेकिन 13 इंटू 2। जो एक्सेप्शन मतलब जो आपको याद करने, एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, एक तो ये है, एक है एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन। ये सही है या गलत है, मुझे पहले ये बताओ, ये सही है या गलत है, बताओ आप। देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 है। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन कितना है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, ये परमाणु क्रमांक घेरा, परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा हुआ, परमाणु का नाम यहाँ पर है, परमाणु का प्रतीक, परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन पूरे केस में नहीं, अपन याद करने का सरल तरीका बताता हूँ मैं। कुछ में ऐसे आपको याद करो कि हाइड्रोजन का 2 होता है, लिथियम कितना होता है यार, लिथियम कितना होता है,
भूल जाओगे। लेकिन आपको अगर मैं ट्रिक से बताऊंगा ना, आपको परमाणु क्रमांक पहले याद होने चाहिए, ये उसके आधार पर इसके डबल कर देंगे तो परमाणु द्रव्यमान आ जाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको अलग लिखूंगा। तो आप देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, लेकिन इसका परमाणु परमाणु द्रव्यमान डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। फिर बाद में हीलियम का 4, उसके बाद में लिथियम का डबल नहीं होगा, डबल से 1 ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो इसका 8 है, समझे आप, याद करने हैं। और ये यहाँ पर या फास्फोरस के 30, फास्फोरस का 30 नहीं होता है मेरे हिसाब से, फास्फोरस 31 होता है परमाणु द्रव्यमान। ये भी आपको याद छोड़ देना है। मतलब 3 आपको इसमें से देखो, एक तो ये, एक ही सोडियम भी 22 होता है, लेकिन इसका डबल है ये 2, और इनमें डबल नहीं हुआ, बाकी सब में डबल हुआ। इसमें कितना आएगा, 6 होता, लेकिन 7 हो जाएगा। एक ये भी आपको 1 जोड़ देना डबल से। और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम 24 होता है, एल्यूमिनियम में 27 होता है, फास्फोरस में 31 होता है। तो एक्सेप्शन वाला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। लिथियम का द्रव्यमान सोडियम का एल्यूमिनियम का फास्फोरस का आपको ये तो याद करना ही है, बाकी वाला सब में डबल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डबल प्लस 1, लिथियम सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम सोडियम एल्यूमिनियम और फास्फोरस में क्या होगा, डबल का डबल से 1 ज़्यादा, पहले डबल करना फिर 1 और जोड़ देना है। बाकी में सभी में इसमें 15 तक डबल होता है, समझे आप। ये आपको मेरे हिसाब से आपको याद करनी चाहिए। फिर बाद में भी अगर थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन है तो आपको 11th क्लास में, इसमें नंबर तो इसमें 10 में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके लिए आगे सही रहेगा। अब ये सब परमाणु थे, तत्वों के परमाणु के नाम, जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है, जब 2 हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, अणु बना देते हैं, या परमाणु अणु आपको पार्ट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, इतना मतलब ज़्यादा नहीं है तो भी थोड़ा बहुत आ गया कि परमाणु मतलब समझ सकते हैं कि सबसे छोटा से छोटा कण जिसे हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो एक परमाणु होता है, तत्वों का भी छोटा रूप। लेकिन जो रासायनिक भौतिक गुणधर्म में कोई बदलाव, ठीक है, तो मतलब वो एक परमाणु है। लेकिन अब अणु क्या होता है, पार्ट है, पार्ट का नाम तो याद आपको समझ में आना चाहिए ना। परमाणु अणु, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर, 2 या 2 से अधिक परमाणु अलग या समान प्रकार के आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण भी कर पाते हैं। लेकिन पहले हमको परमाणु पढ़ना है, परमाणु क्या होता है, अणु बाद में देखेंगे हम। परमाणु आगे हम विस्तार से थोड़ा और पढ़ेंगे। इसके पहले हमें सोचना है कि जो परमाणु होते हैं ना, अभी मैंने आपको लिखा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, जो ये अभी है ना, ये इसमें क्या होता है, ये अगर हम खुली अवस्था, मुक्त अवस्था में छोड़ दें तो नियॉन को छोड़कर, जो हीलियम और नियॉन को छोड़कर, क्योंकि ये अपनी गैस में
ये कोई अभिक्रिया नहीं कर, मतलब सामान्य तापमान पर ये कोई अभिक्रिया नहीं करते। सर अभी आप कंफ्यूजन हुआ होगा, जैसे मतलब संयोजन आपस में कोई बॉन्ड नहीं बन पाता। जैसे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों आपस में दोस्ती कर दे, आपस में हाथ संयोजन कर दे। लेकिन जो जैसे हीलियम है, दो हीलियम अगर आसपास भी है ना, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हीलियम है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑपोजिट आपस में अट्रैक्ट ना हो, आपस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर और हाइड्रोजन है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, तो आपस में फ्लोरीन माइनस है, हाइड्रोजन प्लस है, तो आपस में अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आपस में बॉन्ड बना लेंगे और शक्तिशाली बन जाएंगे। संगठन में शक्ति है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला हीलियम और नियॉन, 15 ही पढ़े हैं ना मैंने नाम अभी। तो ये क्या होते हैं, ये सामान्यतः कोई भी आपस में संयोजन नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं। समझे आप, सिंगल लाइफ बेस्ट होती है इनके लिए। लेकिन जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है ना, वो दो हाइड्रोजन को आपस में जोड़कर जल बना देता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु है या अणु है, पहले परमाणु से पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम ओ से दर्शाते हैं, अभी आपने पढ़ा था ना अभी जस्ट 1 मिनट पहले, वीडियो के पीछे देखकर आप देख लो, मतलब उसमें ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, मैंने अभी आपको लिखाया था यार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर परमाणु है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। मैं अभी आप वापस उसी मूड से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, इन दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा। क्योंकि ऑक्सीजन होता है ना, वो माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर प्लस होता है, तो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इनके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये तो उनके साथ बॉन्ड बना दिया, और एक ऐसा नीचे और होगा हाइड्रोजन, उनके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों जब बॉन्ड बन जाएंगे तब इन पूरे को, ये इसको हम ऑक्सीजन बोलते थे, इसको हम हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन थे, लेकिन इनको संयुक्त रूप से हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, H2O का अणु, या बोलेंगे ये एक जल का सूत्र है, जिससे हम पानी पीते हैं। हम दो एक अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में मिलकर, पहले हाइड्रोजन का गुण अलग था, पहले हाइड्रोजन प्लस था या कुछ, मतलब हाइड्रोजन का कुछ उपयोग अलग था। दो हाइड्रोजन आपस में जुड़कर, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक नया रूप अपना, मतलब देखो क्या होता है जब संयोजन होता है ना, अगर हमारे पास अच्छे दोस्त है, अगर हमसे अच्छी दोस्ती कर लेते तो हम बुरे कितने भी हो अच्छे हो जाते हैं। समझे आप, यदि आप बहुत अच्छे हो और आपका दोस्त कितना ही बुरा पहले था, लेकिन आपसे दोस्ती करने के बाद अगर आपके साथ ढल गया वो, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसी पर संगति का असर होता है। पहले मतलब ये जैसे और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर सोडियम है Na, अभी हमने पढ़ा था ना, 11 नंबर पर आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, 11 नंबर पर आया ना। और सोडियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो क्या होगा, NaCl बना देगा। अब क्लोरीन का गुण अलग था, नाइट्रोजन मतलब जो सोडियम का गुण अलग था, यहाँ पर सोडियम था, यहाँ पर क्या था, क्लोरीन। ये मतलब पहले कैसे भी थे, चाहे जहरीले हो या कुछ अलग प्रभाव था, कुछ खाने योग्य नहीं था। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे लिए नमक, जैसे हमें उपयोग करते हैं साधारण नमक, सॉल्ट, नमक, साधारण नमक, उनका निर्माण कर देते हैं। समझे आप, पहले कितने ही बुरे थे लेकिन वास्तव में लास्ट में हमारे लिए लाभदायक बन जाते हैं। तो ये संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं अभी कि मतलब यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन के अणु हैं, यहां पर एक Na और दो ऑक्सीजन के अणु हैं, तो क्या बनेंगे?
नाइट्रोजन गुण अलग था, ऑक्सीजन के गुण अलग है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तब क्या बना था, जल बन गया था, जिसे हम पानी पीते। लेकिन जब N और डबल ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु और नाइट्रोजन 1, ये यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तब क्या बनेगा, एक अलग पदार्थ बन जाएगा, NO2 गैस। खैर अभी आपको जो ये समझ में नहीं भी आया है, तो मतलब उदाहरण अगर आपको मैं ये समझाऊंगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये परमाणु आपस में, मैंने अभी आपको बोला ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया या आपस में जुड़ गए, ये संयोजन हो गए। संयोजन क्यों करते हैं, संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे हम अपने उदाहरण के थ्रू समझे, जैसे एक हम अपने एक दोस्त बनाते हैं। हम स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका एक दोस्त तो जरूर होगा जो खास दोस्त है। वो दोस्त हम क्यों बनाते? जैसे अगर आपको साइंस बहुत ज़्यादा आती है, साइंस में आप मास्टर हो, लेकिन आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका अगर दोस्त है, आप क्लास में उसी में पढ़ रहे हैं, अगर आप एक और बच्चा है जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन उसको साइंस नहीं आती है, अगर तुम आपस में कोलैबोरेशन मतलब आपस में अगर दोस्ती कर लो, तुम बोले भाई मैं तुझे साइंस समझाऊंगा, तू मुझे मैथ समझा, ये एक फायदे के लिए म्यूचुअल, समझे आप, ये दोस्ती एक लाभदायक के लिए साबित होगी, मतलब ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। इसी प्रकार हम तत्वों का, परमाणु का संयोजन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ लाभ मिले, कुछ लाभदायक पदार्थ प्राप्त हो, मतलब समझे आप। तो संयोजन के जो नियम होते हैं, संयोजन उन्हीं का करेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्तर अनुपात के नियम का पालन करेंगे। सर ये क्या होता है, ये कौन सी वाला है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम। कुछ छूट न जाए आपको, मतलब आपके बुक में जो दिया हुआ हो ना, वो मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको सारा जो आपके बुक में दिया हुआ, आपको जो आप नहीं समझ पाते वो मैं समझाऊँ पूरा। रासायनिक संयोजन के कुछ नियम। मार्कर पेन। रासायनिक संयोजन के नियम, पहला होगा परमाणु द्रव्यमान संरक्षण। परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखो, जो रासायनिक संयोजन उन्हीं का होगा, रासायनिक संयोजन उन्हीं का होगा जो ये परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करेगा। संयोजन मैंने अभी बोला ना, आपस में जो अणु जोड़ते हैं, परमाणु आपस में जोड़ के अणु का निर्माण करते हैं, ये परमाणु जोड़ के अणु तभी बनाएंगे जब द्रव्यमान संरक्षण नियम पालन करेंगे, स्तर अनुपात के नियम का पालन करेंगे। पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना जरूरी है, अगर ये पालन करेंगे तभी हम आगे बोलेंगे ये संयोजन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो भाग लेते हैं, अभिकारक जो अंतिम उत्पाद बनता है, उनका द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान बराबर, उत्पाद का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यदि उनका द्रव्यमान बराबर है तब इनके सिद्धांत के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के मेन सिद्धांत के अनुसार, परमाणु जो नहीं तो नष्ट किया जा सकता किसी द्रव्यमान को, नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है।
बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है, लेकिन बदलने पर भी द्रव्यमान का मान नियंत्रण रहता है। पहले और बाद में दोनों समान आता है। समझे आप? द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं निर्माण एक रूप से दूसरे रूप में। आपको एग्जाम में सवाल यह आ गया परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप बोले किसी भी तत्व का द्रव्यमान किसी भी तत्व का तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान किसी भी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान को नहीं तो निर्माण किया जा सकता है, नहीं नष्ट। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे अभी आपको समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको समझाऊंगा उदाहरण देकर। जैसे Ma Mc प्लस Md बनाते हैं, तो मतलब ये है ना, इसको बोलेंगे अभिकारक। ये जो भी है, जो अभिकारक जो भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं, जो अंतिम में बनता है उन्हें उत्पाद बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभिकारक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद ग्राम में द्रव्यमान बराबर होगा, ये इस नियम का सार है। मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों ग्राम में बराबर होते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा और उदाहरण दूंगा। मतलब यदि मैं कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन का द्रव्यमान अभी आपको लिखकर समझा देता हूं। मतलब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इसको मैंने आपको प्रतीक लिखना समझाया था। कार्बन को हम C से प्रतीक करते हैं, ऑक्सीजन को O से, लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, आपस में दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है इतनी कोई बड़ी बात
तो अभी आपके CO2 बनती है। तो मतलब जैसे इसका द्रव्यमान माना 6 ग्राम है। कितना है? 6 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम। या फिर हम इसको 12 ग्राम। कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? इसका भी इन दोनों को जोड़े अगर 12 और 32 कितने होते? 30 और 10 40 44, टोटल हो गए 44 ग्राम। और ये अगर इनको जोड़े 12 प्लस 32, ये भी 44 ग्राम। अब समझ में आया? मतलब ये दोनों बराबर है। अभिकारक बराबर उत्पाद, ये एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। द्रव्यमान बराबर उत्पाद के और अभिकारक दोनों का द्रव्यमान बराबर है। एक और उदाहरण एग्जांपल लेते हैं हम। इसके पहले हम इंक डाल दें। देखो, इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने अभी पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर क्या होता है? उत्पाद के द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान दोनों का बराबर आपस में बराबर होते हैं। आपस में दोनों बराबर होते हैं। मतलब अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना उतना उत्पाद का भी होना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं करेंगे। समझे आप? समझा? मतलब ये हो गए द्रव्यमान। और एग्जांपल लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जोड़कर क्या बनाएंगे? जल बना देंगे। ये भी एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है या नहीं करता? अभी देख लेते हैं। मतलब द्रव्यमान जितना इधर होना चाहिए, अभिकारक में होना चाहिए, उतना उत्पाद में होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं भाई संरक्षण नियम पालन करता है या नहीं करता है। और भी आपके मन में एग्जाम्पल है, वो समझ लेंगे, आप बोलो जैसे। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बोलूँ, अगर आप सामने नहीं हो तो मतलब जब दो H2 के अणु या फिर H2 + O2 करें बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही है, इसलिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस आपको आती है ना? नहीं तो पढ़ी थी पहले चैप्टर में। तो अभी हम देखें इसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ आप? 2 होता है। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4। 2 यहाँ पर और इंटू 2, मतलब हाइड्रोजन 4 इंटू 2 द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 1 का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। 2 का कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16,
तो यदि हम इनको जोड़े तब उत्तर कितना आएगा? देखो ये आएगा 20, 20 इंटू 2 40। यहाँ पर देखे 8, 8 इंटू 32, 8 प्लस 32 40। मतलब ये दोनों बराबर है भाई। अभिकारक बराबर उत्पाद, मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। और आपके बुक में एक एनसीईआरटी में अगर या और के बोर्ड में आपके पढ़ रहे हो आप, जो भी आप स्टेट लेवल में हो, वो एनसीईआरटी हम देखें तो एक और उदाहरण दिया हुआ है आपका एसीटोन एसिटिक अम्ल का, वो भी हम पढ़ेंगे।